जय हिंद। वेलकम टू विजयपथ ऑल एग्जाम। आज की इस क्लास में संगम काल को हम डिस्कस करने वाले हैं। किस तरीके से भारत में दक्षिण साम्राज्य का जो महत्व योगदान है उसको आज हम कवर करेंगे। इसमें कुछ फेमस वंश हैं जैसे कि चेर है, पांड्य वंश है, उसके बाद पल्लव वंश है, और भी इसमें डिफरेंट ऐसे कुछ मेन वंश आएंगे जिनको आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे दक्षिणी राज्य संगम काल की हम बात कर रहे हैं, जिसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन हमें देखने को मिलेगी। सबसे पहले आता है चेर वंश। ठीक है, यहाँ पे है चेर राज्य केरल और तमिलनाडु दोनों क्षेत्रों में फैला हुआ था। यानी कि जो चेर साम्राज्य है, जो चेर वंश है, वो कहां से कहां तक फैला था? दक्षिण हिस्सा। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, दक्षिण राज्य की बात कर रहे हैं तो दक्षिण हिस्सा जो है उसी को हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो केरल और तमिलनाडु का जो सबसे निचला हिस्सा जो कि भारत का, वहां पे जो साम्राज्य था वो किस वंश का था? चेर वंश का था। चेरों की राजधानी का कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। उनकी जो राजधानी थी वो थी वंजी। ठीक है, उसके बाद है मजीरिस और टोंडी, इसके प्रमुख बंदरगाह थे। बंदरगाह यानी कि फेमस पोर्ट थे, जहां से हमें ये पता चलता है कि जो चेर साम्राज्य था वो भी व्यापार से जुड़े हुए थे। क्योंकि हिस्ट्री के टाइम में अगर हम बात करें बंदरगाह की, तो बंदरगाह जो है वहां से चीजों को इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता था, तो यानी कि वहां से जुड़े हुए थे। इसके बाद है रोमन ने चेर राज्य में मुजीरिस में 2 सैन्य टुकड़ियां स्थापित की थी, और वहां पे एक अगस्त का एक मंदिर भी बनाया था, जो कि एक रोमन का सबसे एक प्रमुख शासक रहा था, और उनका मंदिर भी वहां पे बनाया गया। और उसके साथ साथ सेना की टुकड़ियां भी स्थापित की गई, ताकि अगर कोई भी हमला वहां पे होता तो उनको वहां से वो सिक्योरिटी जो है वो प्रोवाइड करवा सके। नेक्स्ट, चेर वंश के आगे हम इसको फिर से आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। यहाँ पे एक सबसे फेमस राजा हुआ जिसको एक उपाधि दी गई थी, उदय गेरल की एक उपाधि मिली, जो कि चेर वंश का सबसे प्रसिद्ध शासकों में से एक था, जिसने कुरुक्षेत्र युद्ध की 2 सेनाओं का भोजन कराया था। यानी कि आप ये समझ सकते हैं कि जब सेना वहां पे आती थी तो वो सेना जो थी वो 10-20 लोग नहीं होते थे, हजारों के हिसाब से। जैसे सिकंदर अपने साथ 2 लाख सैनिकों को लेके आया, तो उस तरीके से आप ये समझ लो कि जो कुरुक्षेत्र में युद्ध की जो सेना थी वहां पे भोजन करवाना भी उनके लिए क्या था? एक चैलेंज वाला काम था। अब 2 लाख आदमियों का भोजन जो वो आसान बात नहीं है, तो उस तरीके से उनको एक उपाधि जो थी वो वहां पे दी गई थी। उसके बाद आता है चेर वंश का जो महानतम राजा रहा, जिसको जिसका नाम लाल चेर के नाम से भी उसका नाम रखा गया था, जिसका नाम था सेगु टुवन। उसने उत्तर भारत पर आक्रमण किया और गंगा नदी के तट को जो था वो पार कर लिया। यानी कि चेर वंश के जो राजा थे, जितने भी शासक थे, वो सारे के सारे महान शासकों में से एक थे। क्योंकि सिकंदर जो था वो ब्यास नदी को पार नहीं कर पाया था। इतने ज्यादा सैनिकों को भोजन करवाना और गंगा नदी को पार करना जो है वो आसान बात नहीं। इसका मतलब चेर जो साम्राज्य था वो काफी काफी यूनिक साम्राज्य था, जिसके राजा जो थे वो सबसे महान रहते हैं। उसके बाद पवित्रता की देवी कनगी की पूजा से संबंधित थे, और वहां पे उनके जो पटनी संप्रदाय था, जो इसका क्या था? संस्थापक था। यानी कि किस किस देवी की पूजा करते थे, ऐसा क्वेश्चन आपको बन सकता है। जैसे वैदिक काल के लोग किस देवी की पूजा करते थे, सिंधु घाटी के लोग किस देवी की पूजा करते थे, उसी तरीके से चेर वंश के जो लोग थे वो कनगी देवी की पूजा करते थे। नेक्स्ट, इसके बाद आएगा पांड्य वंश। पांड्यों का सबसे पहला उल्लेख जो है वो मैक्सथनीज ने किया था। अब आपको ऑलरेडी लास्ट क्लासेस में बताया गया है कि मैक्सथनीज जब भारत आया तो उसने भारत में आके एक बुक लिखी जिसका नाम है इंडिका। इसने इस राज्य को मोतियों के लिए सबसे प्रसिद्ध बनाया है। अब किसकी जानकारी के अनुसार हमें पता चलता है कि जो पांड्य साम्राज्य था, जो पांड्य वंश था, वो किसके लिए प्रसिद्ध था? वो था मोतियों के लिए। अब जानकारी किसने दी है? ये दी मैक्सथनीज ने। उसके बाद पांड्य राज्य में आधुनिक तमिलनाडु के कुछ ऐसे स्थान थे या कुछ ऐसे जिले थे जिनको उसने शामिल किया था, जिसमें से सबसे फेमस जो था वो था मदुरई। मदुरई, जहां पे इस शासन काल में भारत का सबसे प्रसिद्ध मंदिर मीनाक्षी देवी मंदिर भी यहाँ पे बनाया गया है। तो आप ये समझ सकते हैं कि पांड्य वंश या फिर जितने भी संगम काल या दक्षिण साम्राज्य भारत में रहा है, उन्होंने भारत के सबसे फेमस फेमस मंदिर जो है वो बनाए हैं। उसके बाद
इनकी राजधानी जो थी वो बेगई नदी के तट पर मदुरई थी। ऑलरेडी मैंने आपको बता दी सबसे प्रसिद्ध शहर जो पांड्य राज्य का रहा था वो कौन सा था, मदुरई, क्योंकि उन्होंने इसको अपनी राजधानी बनाया। और ये किस नदी के तट पर थी, बेगई नदी के तट पर थी। यहाँ पे पांड्य राजाओं के रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध जो थे वो मिलते थे। रोमन के साथ व्यापारिक संबंध थे, ऑलरेडी हम रोमन यहाँ पे पढ़ के आए हैं, जहां पे इन्होंने एक मंदिर का निर्माण किया था। ठीक है, चेर साम्राज्य में भी रोमन ने अपनी 2 टुकड़ियां स्थापित की, वहां पे उन्होंने अपने राजा का मंदिर बनाया। और पांड्य वंश में भी हमें यह पता चला कि उनके साथ क्या थे, व्यापारिक संबंध थे। अब व्यापारिक संबंध की जानकारी कैसे प्रूफ हो रही है, क्योंकि वहां से हमें क्या किसकी जानकारी पता चली है, बंदरगाह की जानकारी पता चली है। बंदरगाह से ही वो अपने व्यापार को क्या कर सकते थे, बढ़ा सकते थे। उन्होंने रोमन सम्राट ऑगस्ट और ट्रोजन के पास अपने दूत भी भेजे थे। पांड्यों का उल्लेख महाभारत और रामायण में भी जो है वो देखने को हमें पता चलता है। तो मैक्सनीज की बुक के अकॉर्डिंग हमें क्या पता चला कि वो जो शहर था या पांड्य वंश था वो किसके लिए फेमस था, मोतियों के लिए फेमस था। और जो पांड्य वंश था उन्होंने अपनी राजधानी जो थी वो मदुरई बनाई थी, किस नदी के किनारे, बेगई नदी के किनारे। नेक्स्ट है सबसे प्राचीन ज्ञात जो पांड्य शासक था उनका नाम है मुदु कुडुमी। ठीक है, कोई एक शासक रहा होगा, क्योंकि हमें ज्यादा डिटेल में नहीं पता चला है कि वंश कब से स्टार्ट हुआ, ठीक है, कौन इसके फेमस राजा थे। हमें जो जानकारी पता चल रही है वो मैक्सनीज के अकॉर्डिंग जो उन्होंने बातें वहां पे बताई हैं, हम सिर्फ उनके अकॉर्डिंग चले हैं, उन चीजों को प्रूफ कर रहे हैं। दक्षिण भारत में कांची के पल्लव जो कि 7वीं शताब्दी के बाद भारत में आना स्टार्ट हो गए, उसके बाद चालुक्य आया और मदुरई के जो पांड्य वंश था वहां के रूप में सबसे शक्तिशाली राजाओं में से प्रसिद्ध हुए। यानी कि दक्षिण भारत में उस टाइम पे किसका किसका शासन ये चला था, आप ये समझ सकते हैं। इनके साथ साथ पांड्यों के साथ साथ किसका था, कांची के पल्लव, उसके साथ बादामी के कौन थे, चालुक्य, और मदुरई के कौन थे, पांड्य। तो मदुरई उनकी राजधानी थी, बादामी चालुक्यों की राजधानी, और कांची जो है वो किसकी राजधानी, पल्लवों की राजधानी। इस तरीके से पांड्य वंश जो था वो कॉन्टिन्यूटी में चला था, जिसने दक्षिण भारत पर अपना हाथ जो था वो रखा था। नेक्स्ट कांची के पल्लवों की बात करेंगे तो जो पल्लव थे वो मोस्टली हिंदू धर्म को, जानकारी के अकॉर्डिंग ये पता चलता है कि हिंदू धर्म को ज्यादा अच्छे से प्रमोट करते थे और जानते थे। तमिलनाडु में भगवान शिव और विष्णु के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया है, ये करवाया है पल्लवों ने। ठीक है, इसके साथ साथ आंध्र प्रदेश, कर्नाटक में 2री और 3री शताब्दी में कुछ शिलालेख प्राकृत भाषा में लिखे गए थे, एक तरीके की संस्कृत आप बोल सकते हैं, किंतु लगभग 400 ईस्वी के आसपास संस्कृत जो थी वो राजकीय भाषा बन गई थी। बोलने का मतलब है हिंदू धर्म को प्रमोट कर रहे थे, क्योंकि वहां पे भगवान विष्णु और भगवान शिव के मंदिर देखने को मिले। अब कांची के पल्लव उन्होंने मंदिर कहाँ पे बनाए, तमिलनाडु में। ठीक, और अपनी राजधानी किसको बनाया था पल्लवों ने, कांची को। तो कांची कहाँ पे है, तमिलनाडु में। उसके साथ साथ उन्होंने कौन सी भाषा में जो शिलालेख जो थे वो लिखे थे प्राकृत भाषा में। लेकिन धीरे धीरे वही भाषा आगे जाके किसमें चेंज होगी थी, संस्कृत में चेंज होगी। यानी कि ज्यादातर हिंदू धर्म के बारे में जानकारी हमें वहां से पता चल रही है। इन चीजों को आपने नोट करना है। जो भी हमारे पास फेमस फेमस वंश आ रहे हैं, ये सारे के सारे आपके संगम काल यानी कि दक्षिण राज्य के साथ जो है वो कनेक्टेड है। इसके बाद नेक्स्ट है पल्लवों का शासन दक्षिण आंध्र प्रदेश और उत्तरी तमिलनाडु पर था। यानी कि पल्लवों का जो शासन रहा वो साउथ इंडिया पर था सबसे ज्यादा। तो साउथ में कौन कौन सी जगह है, सबसे पहले आंध्र प्रदेश और उसके साथ साथ तमिलनाडु। ठीक है, तो तमिलनाडु में तो ऑलरेडी हम ये पढ़ रहे हैं कि कांची जो है वो तमिलनाडु में है और वहां पे अधिकार भी किसका है, पल्लवों का। उन्होंने कांची को अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, और वर्तमान में कांची का जो नया नाम है वो है कांचीपुरम। जिस तरीके से गुरुग्राम और गुड़गांव दोनों अलग अलग नाम है लेकिन जगह जो है वो एक ही है, उसी तरीके से कांची और कांचीपुरम, ठीक है, दोनों जगह एक ही है पर नाम एक पुराना है और दूसरा एक नया है। यहाँ पे इसे मंदिरों तथा वैदिक शिक्षा का प्रमुख केंद्र जो है वो विकसित किया गया। अब वैदिक शिक्षा किस धर्म के साथ जुड़ी है, हिंदू धर्म के साथ। तो हमें ये पता चल रहा है कि जो कांची के पल्लव थे वो किस धर्म को ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं, हिंदू धर्म को जो है वो ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं।
नेक्स्ट इसके बाद आता है बादामी के चालुक्य। आप ऑलरेडी पढ़ के आए हैं यहाँ पे कि दक्षिण भारत में जब 7वीं शताब्दी स्टार्ट हुई तो कांची के पल्लव थे, उसके साथ साथ पांड्य वंश और उसके साथ साथ थे बादामी के चालुक्य। तो अब चालुक्यों की हम बात करेंगे। यहाँ पे चालुक्यों ने अपनी राजधानी जो है वो कहाँ पे स्थापित की थी? बतापी, ठीक है, जो कि आप बोल सकते हैं कहाँ पे है? बीजापुर। अब बीजापुर कहाँ पे पड़ता है? भारत के किस राज्य में है बीजापुर? वो है कर्नाटक। तो कर्नाटक भी भारत का कौन सा हिस्सा है? दक्षिण हिस्सा, साउथ वाला पार्ट है। तो वहां पे भी राजपाट किसका था? चालुक्यों का रहा। उन्होंने अपना स्वतंत्र राज्य जो है वो स्थापित किया। पुलिकेशन फर्स्ट और पुलिकेशन सेकंड, यहाँ के दो सबसे जाने माने चालुक्यों के राजा रहे, जिसमें पुलिकेशन जो फर्स्ट था उन्होंने चालुक्य वंश की स्थापना की, बट ये महान शासकों में से एक नहीं था। जो पुलिकेशन सेकंड था वो चालुक्य वंश का क्या रहा? सबसे ज्यादा महान शासक रहा। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए कि जो चालुक्य थे उन्होंने भी कौन से हिस्से पर कब्जा रखा था? वो था दक्षिण भारत। दक्षिण भारत का कौन सा हिस्सा था? वो था बीजापुर। बीजापुर कहाँ पे पड़ता है? कर्नाटक। और जो बीजापुर के अंदर जो एक जगह है जिसका नाम है बतापी, ठीक है, उन्होंने वहां पे अपना राज्य जो है वो स्थापित करवाया था। उसके साथ साथ जो चालुक्य थे उनका जो सबसे पहला राजा रहा चालुक्य वंश को स्थापित करने वाला, जिसका नाम था पुलिकेशन फर्स्ट, जो वहां पे उस वंश का संस्थापक रहा, बट वो महान शासक नहीं था। पुलिकेशन सेकंड जो था वो इस वंश का सबसे महान शासक रहा है। नेक्स्ट इसके बाद है चालुक्य काल में लकुंडी का काशी विश्वेश्वर मंदिर, कुरुबट्टी का मल्लिकार्जुन मंदिर, बगली का कलेश्वर मंदिर और इटागी का महादेव मंदिर जो है वो स्थापित किए गए हैं। अब यहाँ पे अगर हम स्टैटिक की बात करें तो कई बार पेपर में बिल्कुल स्टैटिक का क्वेश्चन भी बन सकता है कि हाँ जी सूर्य मंदिर कहाँ पे है, तो आपको डायरेक्ट आंसर वहां पे आएगा कि हाँ जी कोणार्क उड़ीसा में सूर्य मंदिर है। भगवान जगन्नाथ का मंदिर कहाँ पे है, तो आप उड़ीसा में वहां पे टिक करेंगे। लेकिन कई बार अगर थोड़ा सा डिटेल में जाएं तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन भी आपके डिफरेंट एग्जाम में देखने को मिलते हैं। आपको ये पूछा जाएगा कि कौन से काल में लकुंडी का काशी विश्वेश्वर मंदिर जो है वो बनाया गया था। तो ये सारे के सारे मंदिर जितने भी आप यहाँ पे देख रहे हैं किस वंश के साथ जुड़े हैं? चालुक्य वंश के साथ जो है वो जुड़े। तो ये आपको पता होना चाहिए। इटागी का महादेव मंदिर जो है ये भी किस वंश ने बनाया है? ये भी चालुक्य वंश के किसी राजा ने इनको जो था वो बनाया था। ठीक है, तो इस तरीके के मंदिरों से क्वेश्चन भी आपके यहाँ से जो है वो कवर हो रहे हैं। नेक्स्ट, पुलिकेशन द्वितीय के शासन काल में पल्लव और चालुक्य, ठीक है, जब पुलिकेशन सेकंड का टाइम चला था, पुलिकेशन किसका राजा है? पुलिकेशन है चालुक्यों का राजा। जब पुलिकेशन सेकंड का शासन काल चला था उस टाइम पे पल्लव और चालुक्य संघर्ष में रहे थे। यानी कि भारत के दक्षिण जो हिस्सा था उसको कौन काबू में ले, किसके हाथ में वो लेना चाहते थे? दोनों के दोनों अपने हाथ में। किसके किसके बीच में संघर्ष चला था? पल्लव और चालुक्य। पल्लव और चालुक्य दोनों ये चाहते थे कि भारत का दक्षिण हिस्सा किसके पास रहे? मेरे पास रहे। चालुक्य चाहते थे कि मैं उसके ऊपर कब्जा करूं और पल्लव चाहते थे मैं उसके ऊपर कब्जा करूं। दूसरे संघर्ष में नरसिंह बर्मन ने चालुक्यों की राजधानी पर अधिकार कर लिया। अब ये जो नरसिंह बर्मन है ये किसके राजा हैं? ये पल्लवों के राजा हैं। यानी कि पल्लव और चालुक्य एक दूसरे के साथ फाइट कर रहे थे। और फाइट किस चीज के लिए हो रही थी? भारत के दक्षिण हिस्से पर कब्जा हथियाने के लिए। तो पहली बार तो दोनों संघर्ष में रहे, एक जीता दूसरा हारा, दूसरा हारा पहला जीता। लेकिन जब दूसरा संघर्ष रहा तो जो पल्लवों के सबसे मेन एक प्रसिद्ध शासक रहे जिनका नाम है नरसिंह बर्मन, उन्होंने चालुक्यों की राजधानी पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। अब चालुक्यों की मेन गढ़ क्या था? वो था बतापी। बतापी कहाँ पे था? बीजापुर में। और बीजापुर कहाँ पे है? कर्नाटक में। तो उसके ऊपर अधिकार कर लिया। बाद में उन्होंने बतापी कोंडा का विजेता की उपाधि जो थी वो धारण कर ली। यानी कि किसको जीता उन्होंने? किस साम्राज्य को जीता? वो जीता बतापी को। इसलिए उनको कौन सी उपाधि दी गई थी? बतापी का विजेता, जिसको बतापी कोंडा के नाम से भी हम जानते हैं। एक बार फिर से मैं बता रहा हूं, चालुक्य और जो पल्लव थे, एक तरफ चालुक्य थे और दूसरी तरफ थे पल्लव, दोनों के दोनों किसके ऊपर कब्जा पाना चाहते थे? भारत के दक्षिण हिस्से पर। भारत के दक्षिण हिस्से पर
जब वो एक दूसरे के साथ फाइट कर रहे थे तो उसका रिजल्ट कुछ भी नहीं निकल रहा था। लेकिन जब पल्लव वंश का नरसिंह वर्मन कोई राजा आया तो उसने डायरेक्ट अटैक किया कहां पर, चालुक्यों पर। और चालुक्यों का जो मेन गढ़ था जो है बतापी, पूरा का पूरा कब्जा जो है वो किसने कर लिया, वहां पे पल्लवों ने कब्जा कर लिया। और इसीलिए उनको कौन सी उपाधि दी गई थी, बतापी कोंडा। ठीक है, बतापी का विजेता जो है वो किसको जाना जाता है, नरसिंह वर्मन। नरसिंह वर्मन किसके राजा थे, पल्लवों के राजा थे। ठीक है, यही आपको इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। नेक्स्ट उसके बाद आता है चोल वंश। चोलों की जो राजधानी, अब चोल वंश भी भारत का कौन सा हिस्से से कनेक्टेड है, भारत के दक्षिण हिस्से के साथ कनेक्टेड है। पलैया राई चोलों की जो थी वो राजधानी थी। विजयालय चोल वंश का संस्थापक था। तो आपको फाउंडर का नाम पता होना चाहिए कि कौन सा राजा है जिसने चोल वंश की स्थापना की। तो राइट आंसर आएगा विजयालय। विजयालय जो है वो चोल वंश का क्या रहा, फाउंडर रहा। उसी तरीके से अगर यहाँ पे बात की जाएगी, बादामी के जो चालुक्य थे, चालुक्य वंश की स्थापना किसने की, तो वो की थी पुलिकेशन फर्स्ट ने। और जो सबसे महान राजा उनका रहा वो था पुलिकेशन सेकंड। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे हमने बात की थी जो पांडे वंश था। ठीक है, उनकी ज्यादा डिटेल हमें पता नहीं चली है, लेकिन हमें सिर्फ यही पता चला कि कोई एक ऐसा फेमस राजा जो था वो पांडे वंश के साथ जो था वो कनेक्टेड था। ठीक है, इसके साथ साथ इनकी राजधानी की बात करें तो इन्होंने अपनी राजधानी कौन सी बनाई थी, पलैया राई। पलैया राई जो है वो आपका साउथ के हिस्से में पड़ता है। चोल वंश का सबसे शक्तिशाली जो राजा था उसका नाम था राजराज फर्स्ट। राजराज फर्स्ट किस साम्राज्य के साथ जुड़ा है, चोल साम्राज्य के साथ जुड़ा है, जो कि उसका सबसे शक्तिशाली राजा रहा। पहला राजा नहीं है ये, पहला राजा कौन है चोल वंश का, विजयालय, जिसने उस वंश की स्थापना की। और राजराज के बाद उसका बेटा आया जिसका नाम है राजेंद्र फर्स्ट, जिसने किसको संभाला, कौन से वंश को संभाला, चोल वंश को जो है वो संभाला। एक बार फिर से बता रहा हूं, चोलों के जो सबसे पहले राजा हैं वो हैं विजयालय, जिन्होंने चोल वंश की स्थापना की। उन्होंने अपनी राजधानी कहाँ पे बनाई, पलैयाराई में। उसके बाद कोई और शासक रहे जिसमें से सबसे महान शासक जो आए वो रहे राजराज फर्स्ट। और राजराज फर्स्ट के बाद उनके बेटे ने किस वंश को संभाला, चोल वंश को संभाला। ठीक है, नेक्स्ट है राजेंद्र प्रथम ने एक नई राजधानी बनाई। पहले राजधानी कौन सी थी, पलैयाराई, जिसको कौन स्थापित करके गया था, विजयालय। विजयालय ने अपनी एक राजधानी बनाई थी। लेकिन अब इसके बाद जो यहाँ पर राजराज के बेटे हैं राजेंद्र फर्स्ट, उन्होंने उस राजधानी का क्या कर दिया, चेंज कर दिया, वो लोकेशन जो थी वो चेंज कर दी। और नई राजधानी को नाम क्या दिया गया, गंगे कोड चोलपुरम। ठीक है, चोलपुरम करके कोई एक नई राजधानी जो थी वो किसने स्थापित की है, राजेंद्र फर्स्ट ने। किस वंश की राजधानी बनाई गई, चोल वंश की राजधानी बनाई गई। राजेंद्र चोल तृतीय इस वंश का सबसे अंतिम शासक रहा। यानी कि सबसे पहले कौन आया था, राजराज फर्स्ट, फिर उसका बेटा आया राजेंद्र फर्स्ट, फिर राजेंद्र सेकंड आया होगा, फिर राजेंद्र थर्ड आया। तो लंबे टाइम तक ये शासन नहीं चला। और राजेंद्र तृतीय के साथ साथ जो है वो चोल वंश भी क्या हो गया, धीरे धीरे खत्म हो गया। चोल काल में साहित्य का सबसे ज्यादा विकास हुआ। आप बोल सकते हैं कि साहित्य का मतलब है लिटरेचर, कोई फेमस बुकें लिखी गई, या उस शासन काल में जो है वो कोई मंदिरों का निर्माण हुआ। ठीक है, जैसे जगन्नाथ मंदिर है, पूरी उड़ीसा का मंदिर है, ये सारे के सारे, मीनाक्षी मंदिर, ये सारे के सारे इन्हीं कालों में लिखे गए हैं जब भारत में संगम काल चला हुआ था। उसके बाद संगम कालीन प्रशासन की बात कर रहे हैं, राजा प्रशासन का केंद्र होता था। यानी कि यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन इनका सर्विस था, या कैसा इनका सिस्टम था संगम काल में। संगम का मतलब है जिसमें हम सारी चीजों को कवर कर रहे हैं। ठीक है, चोल है, उसके बाद चेर है, पांडे है, पल्लव है, ये सारी चीजें इसमें काउंट की जाएंगी। तो इसमें प्रशासन का जो मेन मुखिया होता था वो कौन होता था, राजा होता था, वहां का कोई एक राजा। राजा को मन्नम, वेदान, कोरवन और इरवन कहा जाता था। ये आपको पता होना चाहिए। हिस्ट्री में काफी ज्यादा ऐसे क्वेश्चन बनते हैं
जहां पे राजाओं ने जो टैक्स लगाए थे या फिर उनको जो उपाधियां घोषित की गई थी, उनके अपने अपने एक स्पेसिफिक जो है वो नाम है। तो उसी तरीके से अगर आपको पूछा जाए कि इरेवन का मतलब क्या होता है, तो इरेवन का मतलब होता है संगम काल का राजा। राजा को ये कहा जाता था, ठीक है। और यहाँ पे अवे की बात कर रहे हैं, ये जो होता था वो राजा का कौन होता था, दरबार होता था। यानी कि एक तरीके का निकनेम यहाँ पे फिर से दिया गया। जैसे पहले हमने टैक्स की बात की थी, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टैक्स आता है खिल, जो हम ऑलरेडी इतिहास में पढ़ के आए हैं। खिल यानी कि जो बंजर भूमि, उसके ऊपर जो टैक्स लगाया जाता था उसको खिल बोलते थे। तो उसी तरीके के यहाँ पे जो राजा थे उनको अपने अपने कोई ना कोई निक नेम मिले थे, या फिर कोई उपाधि उन्होंने धारण की थी, या अपने दरबार का कुछ अपना अपना एक स्पेसिफिक नाम या कोड वर्ड आप बोल सकते हैं, वो उन्होंने निर्धारित किए थे। नेक्स्ट इसके बाद है, ये आप देख सकते हैं, अमेचर का मतलब क्या होता था, राजा का मंत्री। पुरोहितर, पुरोहितर का मतलब है राजा का पुरोहित, उस साम्राज्य का पुरोहित। दूतार का मतलब जो दूत भेजा जाए, ठीक है, दूत भेजा जाए। दूतों को इतिहास में ये बोला गया है कि राजा का सेवक होता है और इसको कभी भी किसी तरीके से कोई भी हानि जो है वो नहीं पहुंचाई जाती है। उसके बाद है सेनापति के लिए या फिर सेनाध्यक्ष के लिए एक वर्ड चुना गया। उसके बाद आता है ओरार। ओरार पुराने टाइम में गुप्तचर होते थे, जो कि कुछ ऐसी नीतियां अपनाते थे जिसके तहत वो हमेशा और हमेशा ये चाहते थे कि हम अपने राजा का प्रॉफिट जो है वो किस तरीके से करवा पाए, ठीक है। कपट की नीति जो है वो भी गुप्तचर यहाँ पे निभाते हैं, ठीक है। यानी कि साम्राज्य दूसरे में रह रहे हैं लेकिन खुफिया जानकारी जो है वो किसी और को दे रहे हैं, जिसमें आप भारत के रो एजेंट को समझ सकते हैं, ठीक है, कि ये भारत के लिए काम कर रहे हैं, रहते किसी और जगह पे हैं, ठीक है, किसी और कंट्री में हो सकते हैं, बट वहां से इंफॉर्मेशन जो है वो कहाँ पे हमें दे रहे हैं, वो इंडिया में पहुंचा रहे हैं, ताकि हम अपनी इंटेलिजेंसी को क्या कर सकें, स्ट्रॉन्ग कर सकें। उसी तरीके से यहाँ पे ओरार वर्ड का मीनिंग बताया गया है गुप्तचर। नेक्स्ट, प्रशासनिक विभाजन की बात करें, राज्यों का जो मंडलम होता था उसको प्रांत या फिर उसको हम नाडु के नाम से जानते हैं। इसका मतलब है कि उसको डिफरेंट प्रांतों में विभाजित किया गया। वर्तमान में जो स्टेट होती है उसको अलग अलग हिस्सों में डिवाइड किया गया। तो स्टेट का विभाजन होता है डिस्ट्रिक्ट में, कंट्री का विभाजन होता है राज्यों में, राज्यों का विभाजन होगा जिलों में, जिलों का विभाजन होगा तहसील या फिर आपके विलेजेस में, इस तरीके से, ठीक है। विलेज का विभाजन होता है वार्ड में, ठीक है। विलेज जो है वो आपके वार्ड में टूटते हैं जी, वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 2। ये एक पंचायत जो है वो छोटे छोटे भागों में या वार्डों में टूट सकती है, उस तरीके से। तो उसको प्रांतों में डिवाइड किया गया। उर का मतलब होता था नगर, ठीक है, जिसमें से जो नगर था उसका एक बड़ा गांव होता था और उसका एक छोटा गांव भी होता था। जो सबसे बड़ा गांव था उसको बोला जाता था पेरुर, और सिरुर का मतलब होता था सबसे छोटा गांव। उसके साथ साथ जो तट के किनारे नगर थे उनको क्या नाम दिया गया था, पट्टिनम, ठीक है। उसके बाद पुहार, पुहार का मतलब क्या था, जो बंदरगाह वाले एरिया थे। ऑलरेडी हमें जानकारी यहाँ से पता चल रही है कि संगम काल के जो साम्राज्य था वो व्यापारिक के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। उसके साथ था चेरी, चेरी का मतलब होता है नगर का उपनगर, ठीक है। नगर का उपनगर का मतलब क्या होता है, जैसे तहसील और सब तहसील होती है, उसी तरीके से यहाँ पे बात की जा रही है नगर का उपनगर, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है वो आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। अब प्रशासनिक विभाजन के बाद इसमें हम ये जानेंगे कि कौन कौन से ऐसे क्षेत्र थे, ठीक है, जो व्यवसाय के लिए, निकासी के लिए या किसी और फेमस पर्पस के साथ जो थे वो जुड़े थे। हालांकि हम इसको ज्यादा डिटेल में नहीं करेंगे, लेकिन आपको थोड़ी सी चीजें जो है वो पता होनी चाहिए, जो मैंने पहले भी आपसे डिस्कस की थी। जैसे है पाले, पाले का मतलब होता था जहां पे पशुओं की लूटपाट की जाती थी, ये इसके साथ जुड़ा है। उसी तरीके से मरुतम, मरुतम का मतलब होता है जो ऐसी भूमि जो किसके साथ जुड़ी है, एग्रीकल्चर के साथ जुड़ी, जहां पे खेती बाड़ी जो है वो की जा सकती है, ठीक है। तो इस तरीके के कुछ ऐसे बेसिक इंफॉर्मेशन है जो आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट पे आ रहे हैं, संगम काल की जो इकोनॉमी थी वो कैसी थी, अर्थव्यवस्था कैसी थी। हमें ये पता चल गया कि यहाँ पे ये कृषि योग्य भूमि की जानकारी पता चल रही है। इसका मतलब वहां के लोग क्या करते होंगे,
कृषि करते होंगे, कृषि के लिए सिंचाई की सुविधाएं भी इन्होंने प्रोवाइड करवाई थी। एग्रीकल्चर करते थे, व्यापार करते थे उसका, और उसके साथ साथ भूमि को खरीदते थे या बेचते थे। ऐसी चीजों की जानकारी हमें पता चली है। मुख्य स्थानीय देवता कौन थे उनके? मुरुगन, जिन्हें सुब्रमण्यम के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। तो स्थानीय देवता के बारे में आपको पता होना चाहिए। संगम काल के स्थानीय देवता का नाम क्या था? वो था मुरुगन। ठीक है, उसके बाद कुछ ऐसे मीनिंग आपको फिर से बताए गए हैं जिनका अपना अपना मेन मीनिंग है, जैसे कि कर्रे और इर्रे। आपने दो वर्ड यहाँ पे भी पढ़े हैं, एक है पेरूर और सिरूर। पेरूर का मतलब उस नगर का सबसे बड़ा गांव, और सिरूर का मतलब उस नगर का सबसे छोटा गांव। उसी तरीके से यहाँ पे है कर्रे और इर्रे। कर्रे का मतलब है कि भूमि के ऊपर दिया जाने वाला टैक्स। ये वर्तमान में भी लागू है। अगर हम ये सोचें कि हम टैक्स नहीं दे रहे हैं तो हम भी भूमि के ऊपर टैक्स देते हैं, जिसको हाउस टैक्स बोलते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट जो है वो हमसे वो पैसा लेती ही लेती है टैक्स की फॉर्म में। और उसके साथ है इर्रे। इर्रे का मतलब है सामंतों द्वारा दिया गया कर तथा युद्ध में जो भी लूटपाट की जाती थी उसके द्वारा जो भी धन वहां पे हमें मिलता था उसको क्या नाम दिया जाता था? इर्रे। ये आपको ध्यान में रखना है। इसके साथ साथ इराबू। इराबू का मीनिंग क्या है? कि जो जबरदस्ती उपहार के फॉर्म में लिया जाने वाला टैक्स। ठीक है, कई बार हम जैसे किसी काम से खुश होते हैं तो अपनी जेब से 1,000-500 रुपए जो किसी को दे देते हैं। ठीक है, वो खुशी भेंट होती है। लेकिन जब कोई उस खुशी का नाजायज फायदा अगर उठाता है कि हाँ जी, जैसे किसी की शादी होती है, ठीक है, तो मांगने वाले लोग आते हैं घर में। ठीक है, या कोई फंक्शन चला है, कोई साधु संत आ जाता है वहां पे। ठीक है, हम अपनी तरफ से 10-20 रुपए उनको दे सकते हैं, लेकिन जब वो ये डिमांड कर दें कि हाँ जी खाना भी दे दो और एक जोड़ी कपड़ों की भी दे दो, तो हमें बोलते हैं कि ठीक है, खुशी खुशी में वो भी दे देते हैं। तो वो एक तरीके का जबरदस्ती उपहार भी होता है, मतलब अपनी खुशी से नहीं दे रहे हैं। ठीक है, उनकी डिमांड के हिसाब से हम उसको क्या कर रहे हैं? पूरा कर रहे हैं। तो वो चीजें हैं। उसके बाद है उल्गू, सबसे इंपॉर्टेंट। ये आपके पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, उल्गू। उल्गू जो है वो आपका कस्टम ड्यूटी टैक्स होता है। ठीक है, जो आप पे करना पड़ता था। वेरियार है, वरियाम है, ये डिफरेंट तरीके के टैक्स हैं जो संगम काल की अर्थव्यवस्था में यूज किए जाने वाले शब्द हैं, जो कि टैक्स की फॉर्म में लोगों से वसूले जाते थे। ठीक है, अब यहाँ पे दो चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक है उल्गू। उल्गू किस चीज के लिए जुड़ा है? सीमा शुल्क। ठीक है, कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी कब लगाई जाती है? जब आप बाउंड्री को क्या करते हैं? क्रॉस करते हैं। ठीक है, जैसे हम एयरपोर्ट पे अगर जा रहे हैं एक देश को छोड़ के दूसरे पे, तो हमारे ऊपर जो टैक्स लगता है वो कौन सा लगता है? कस्टम ड्यूटी का टैक्स लगता है। उसी तरीके से जानकारी ये पता चलती कि वहां पे पोर्ट थे, सामान को एक जगह से दूसरे जगह भेजा जाता था, तो कौन सा टैक्स लगता था? कस्टम ड्यूटी, जिसको उस टाइम के लोग क्या बोलते थे? उल्गू बोलते थे, उल्गू। ठीक है, नेक्स्ट है संगम साहित्य की बात कर रहे हैं। संगम शब्द तमिल विद्वानों और कवियों की सभा को दर्शाता है, जिसमें पांड्य राजाओं का राजकीय संरक्षण प्राप्त हुआ। संगम का मीनिंग क्या है? यहाँ पे क्या बताया गया है? संगम शब्द जो है वो किसको शो करता है? तमिल के विद्वानों को और उसके साथ साथ कवियों की सभा को बताता है। और उसका जो फाइनल मीनिंग ये भी निकल के आता है कि जो पांड्यों के राजा थे उनको भी संगम काल में या संगम के साथ जो है वो रिलेट किया गया, उनको भी वहां पे कोई ना कोई संरक्षण जो है वो मिला है। पूरे संगम काल का स्वर्ण युग जो है वो किस युग को कहा जाता है? ऑगस्टन, जहां पे रोमन के राजा आए थे और इनका क्या बनाया गया था? मंदिर बनाया गया था। तो उनके शासनकाल को क्या कहा जाता है? संगम का स्वर्ण युग कहा जाता है। तमिल साहित्य के जनक अगस्त्य माने जाते हैं। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको ऑलरेडी ये पता चल गया है संगम काल में काफी ज्यादा साहित्य लिखे गए हैं, तो उसमें कुछ ऐसे ग्रंथ आप आगे देखेंगे जिनको वेदों में 5वां वेद भी बोला जाता है। ठीक है, तो तमिल साहित्य के जो जनक है वो किसको माना जाता है? अगस्त्य को मानते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे कुछ ऐसे सभाएं हुई हैं, तमिल संगम ऐसे हुए हैं जिनके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी पता होनी चाहिए। जो सबसे पहले फाउंडर हैं वो तो आपने पढ़ लिया, अगस्त्य हैं।
ठीक है, इनकी सभाएं कहाँ कहाँ पे हुई थी, इनकी जानकारी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तमिल व्याकरण एक लिखा गया है, तोलकापियम, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे इसके बारे में हम जानकारी लेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बनता है ये। और सबसे पहले तोलकापियम जो है वो किसके द्वारा रचित है, तोलकापियर के द्वारा रचित है, जो कि कहाँ का ग्रंथ है, तमिल के व्याकरण का ग्रंथ है, तमिल व्याकरण ग्रंथ है वो। ठीक है, उसके साथ साथ तिरुकुरल की बात कर रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट संगम काल का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये आपके तिरुकुरल जो है वो किसके द्वारा रचित है, तिरुवल्लुवर है ना, इनके द्वारा रचित है, जिसको तमिल देश का क्या कहा जाता है, पांचवा वेद कहा जाता है, जो कि संगम काल में सबसे इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन जो है वो आपके लिए बनता है। और इसको तमिल का क्या कहा जाता है, बाइबल भी कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, इसमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन सभी सिद्धांतों की जानकारी जो है वो दी गई है। हालांकि अगर हम अपने वेदों की बात करें, वेदों में आपको पता है कि ऋग्वेद मंत्रों के साथ जुड़ा है, यजुर्वेद जो है वो यज्ञों के साथ जुड़ा है, उसके बाद सामवेद संगीत के साथ, अथर्ववेद काले जादू जादू टोने के साथ जुड़ा है। यानी कि एक कोई सिंगल वेद जो है वो हमें एक स्पेसिफिक जानकारी दे रहा है। लेकिन अगर तमिल के बाइबल की बात करें, जिसमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सारी की सारी जानकारी उनके एक ही सिंगल ग्रंथ में मिल जाती है, जिसको तमिल का क्या कहा जाता है, पांचवा वेद कहते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद है अगतियम, ये संत अगतियार द्वारा रचित अक्षरों और जीवन के व्याकरण से संबंधित 3 भागों में विभाजित जो है वो एक ग्रंथ किया गया। आपको ये जानकारी पता चल रही कि संगम काल में सबसे ज्यादा क्या लिखे गए थे, साहित्य लिखे गए थे, जिनकी जानकारी आपके पास है। और ऐसे ऐसे ग्रंथ लिखे गए हैं जो पूरे भारत में या पूरी दुनिया में, ठीक है, अपनी क्या क्या बता रहे हैं, एक अपनी प्रसिद्ध एक वैल्यू जो है वो वहां पे शो कर रहे हैं। उसके साथ साथ महाकाव्यों की बात करेंगे, कुछ ऐसे महाकाव्य हैं जैसे कि शिल्पादिकारम, इग्लो, आदिगल द्वारा रचित महाकाव्य है, कोबलन है, माधवी की प्रेम कथा पर आधारित तमिल काव्य का इलियड भी कहा जाता है। ये सारे के सारे तमिल के साथ हम क्यों रिलेट कर रहे हैं, क्योंकि संगम काल जो है वो ज्यादातर आपके साउथ हिस्से के साथ जुड़ा है, जिसमें तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्से आते हैं। तो इसलिए सबसे ज्यादा जो कथाएं या महाकाव्य जो भी चीजें लिखी गई हैं वो आपके तमिल के साथ जो है वो रिलेटेड है। उसमें मणिमेखले, ये शीतले संतनार द्वारा रचित एक फेमस काव्य आप बोल सकते हैं। कुछ और भी ऐसे डिफरेंट तरीके के फेमस बुक्स जो हैं वो लिखी गई हैं, बट आपके एग्जाम के हिसाब से तिरुकुरल ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसको तमिल व्याकरण या फिर जो तमिल देश का क्या कहा जाता है, पांचवा वेद कहते हैं। ठीक है, ये महाकाव्य लिखे गए हैं। सेवक चिंतामणि जो कि जैन कवि के द्वारा रचित है, और इसमें जैन धर्म के किसके बारे में जानकारी पता चलती है, जैन धर्म के तत्वों के बारे में उनकी जानकारी जो है वो पता चलती है। अब जैन धर्म जो है वो किसी न किसी तरीके से अपना एक सेवा भाव भी बताता है। ठीक है, नॉर्मली हम ये जानते हैं कि जैन धर्म जो है वो प्याज को नहीं खाता है, ठीक है, या आलू जो है उनको वो नहीं खाते हैं। ठीक है, तो उनका मेन रीजन जो है जैन धर्म जो है इसलिए उन चीजों को प्रमोट नहीं करता है, क्योंकि जैन धर्म के सिद्धांतों में ये बताया गया कि अगर आप एक ऐसी चीज वहां पे खा रहे हैं जो पूरे के पूरे प्लांट को नष्ट कर रहा है, पूरे के पूरे अगर वो पौधे को खत्म कर रहा है, तो वो हमारे लिए यूजफुल नहीं है। बोलने का मतलब है कि अगर एक पेड़ के ऊपर आम लगा है, आपने आम तोड़ा, पेड़ को कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन अगर हम एक प्याज के पौधे की बात करें, आलू के पौधे की बात करें, तो जब उस आलू या प्याज को निकाला जाता है तो पूरा का पूरा पौधा जो है वो क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, उसका कोई भी यूज नहीं रहता है। इसलिए जैन धर्म ये बोलता है कि हम सिर्फ उन्हीं चीजों को खाएंगे पादपों में जिसको तोड़ने से वो प्लांट जो है वो नष्ट ना हो। तो इसलिए जैन धर्म के कुछ सिद्धांतों के बारे में जो है वो बताया गया है। फिर है भारतम, अपेरु देवनार द्वारा रचित एक महान महाकाव्य है। उसके साथ साथ भारत में इतिहास में कुछ ऐसे फेमस मंदिर बनाए गए थे जिनके बारे में आपको जानकारी जो है वो होनी चाहिए।
यहाँ से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। जैसे सबसे पहले आता है जगन्नाथ मंदिर। जगन्नाथ मंदिर कहाँ पे है? पुरी, उड़ीसा में है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके साथ ही बनाया किसने? नरसिंह देव ने बनाया। नरसिंह देव किस वंश के राजा थे? पल्लव वंश के राजा थे। और पल्लवों ने किसको हराया था? चालुक्यों को हराया था। ऑलरेडी हम पढ़ के आए, ठीक है। गंग वंश की बात की जा रही है। उसके साथ साथ सूर्य मंदिर, सूर्य मंदिर जो कि कोणार्क में स्थित है, इसको किसने बनाया? यशोवर्मन ने बनाया। ये भी किस वंश के साथ जुड़े हैं? गंग वंश के साथ जुड़े हैं। उसके बाद खुजराहो में कुछ मंदिर हैं जो कि किसने बनाए? कृष्ण फर्स्ट ने बनाए। ये चंदेल वंश के साथ जो है वो जुड़े। संगम काल या उससे पीछे जितने भी हमारे फेमस फेमस वंश रहे हैं, जिनके बारे में हमने कुछ चीजें, कुछ वंश पढ़े हैं और कुछ को हमने स्किप किया, क्योंकि वहां से काफी डिटेल में क्वेश्चन जो है वो आपके पेपर में नहीं बनते हैं। उसके बाद आता है कैलाश मंदिर, एलोरा। ये भी कृष्ण फर्स्ट ने बनाए और ये किस वंश के साथ जुड़े थे? राष्ट्रकूटों के साथ, ठीक है। उसके साथ साथ एलिफेंटा की गुफाएं, नरसिंह बर्मन फर्स्ट ने, जो कि राष्ट्रकूटों के साथ जो है वो कनेक्टेड है। तो ऐसे कई बार क्वेश्चन आपके पेपर में बनते हैं कि ये मंदिर का निर्माण किस राजा ने किया है। इतिहास के सबसे फेमस मंदिर हैं और सबसे इंपॉर्टेंट ये कि ये मंदिर आज भी उसी स्थिति में है जिस तरीके के सदियों पहले बनाए गए थे। अपनी एक यूनिक कलाकृति को जो है वो आज भी ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट, इसके बाद आता है मामलापुरम मंदिर। ये नरसिंह सेकंड ने बनाया है, पल्लव वंश से रिलेटेड है। कैलाशनाथ मंदिर, ये भी नरसिंह बर्मन सेकंड ने बनाया, पल्लव वंश से। और दिलवाड़ा के जैन मंदिर, ये किसने बनाए हैं? बिमल ने। सोलंकियों के शासक थे जहां से इन्होंने ये मंदिर बनाया है, दिलवाड़ा के जैन मंदिर, ठीक है। काफी बार पेपर में पूछा गया कि दिलवाड़ा के जो फेमस मंदिर है वो किस धर्म के साथ जुड़े हैं? जैन धर्म के साथ जुड़े हैं। उसके बाद कैलाशनाथ मंदिर है, मामलापुरम मंदिर है। ये जितने भी इतिहास में फेमस मंदिर बने हैं वहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। तो ये है आपका सारा का सारा संगम काल, जिसके बारे में हमने डिटेल में पढ़ा। जल्दी नेक्स्ट सेशन के साथ हम फिर से आपसे जुड़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।